Good morning class. Today's topic is classification of audit. मीन्स इससे पहले भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग था, कंपल्शन के अकॉर्डिंग और नॉन कंपल्शन के अकॉर्डिंग। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कहना चाहिए जो वर्कलोड होता है उसके अकॉर्डिंग। मीन्स प्रॉपर जो अलग अलग कंपनीज़ होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे ऑडिट का जो प्रोसेस है अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पे साल के आखिरी में होता है, कहीं पे कंटिन्यूएशन में साल भर आपका ऑडिटिंग का काम चलता रहता है, तो कहीं पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सर्च से रिलेटेड या पर्टिकुलर कॉस्ट वगैरह के एनालिसिस से रिलेटेड ऑडिटिंग का काम भी होता है। मीन्स टोटली ऑडिटिंग का जो वर्क है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग सिस्टम है वो किस तरह का है। मीन्स फैक्ट्री है या किसी तरह का इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, बैंक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हर जगह का ऑडिटिंग का प्रोसेस टोटली क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। मीन्स जो बुक ऑफ अकाउंट्स हम चेक करते हैं वो टोटली क्या हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। मीन्स मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे हम किस पे मेन एनालिसिस करेंगे, जो कॉस्ट है उससे रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बैंक वगैरह का करते हैं तब हम क्या करते हैं, टोटली जो ट्रांजैक्शन है उस पर फोकस करते हैं। मीन्स जो कैश बुक होती है उस पर फोकस करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के ऑडिट होते हैं। तो इसमें भी अलग कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस ऑडिटिंग, मीन्स निरंतर अंकेक्षण। कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है, जो आपका ऑडिट है वो साल भर चलता रहता है। मीन्स इसमें कोई गैप नहीं होता है। ये साल भर के बीच बीच में आप ऑडिटिंग की रिपोर्ट निकालते जाते हैं और इसमें क्या करते हैं, हर महीने आप ऑडिटिंग करते हैं और उसका रिपोर्ट निकालते हैं। और ये काम टोटली जो ऑडिटर की पोस्ट पे रहता है वही करता है, लेकिन वो एज ए एम्प्लॉय अभी भी वहाँ पे वर्क नहीं करा। भले वो साल भर वहाँ काम करता है, लेकिन वो एज अ कंपनी में एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, ठीक है, साल भर ऑडिट करने के बावजूद भी। अब इस तरह का ऑडिट कहाँ कहाँ पे होता है, जनरली इस तरह का मेन जो ऑडिट है वो होता है बैंक्स में, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे, या जहाँ पे साल भर सेल और परचेस का काम बहुत बड़े लेवल पे होता है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ऑडिट या तो हर मंथ होता है, या 3 मंथ में एक बार होता है, या साल में 2 बार होता है। इस तरह से उनकी कंडीशन रहती है, ताकि जो भी कंडीशन है उसको कंटिन्यूएशन में उसको ऑब्जर्वेशन में हम कर सकें और एनालिसिस कर सकें कि जो भी ऑडिटिंग रिपोर्ट आ रही है वो टोटली क्या है, सही है, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। अब एडवांटेजेस, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेजेस तो ये होता है कि किसी भी तरह की जो भी गड़बड़ी रहती है तुरंत पता चल जाती है, साल भर का उसके लिए वेट करना नहीं पड़ता। किसी तरह का फ्रॉड होता है तुरंत पता चल जाता है, साल भर का वेट हमको नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होता है हर एक को जो ऑडिटर है वो चेक करता है। मीन्स साल के आखिरी में चेक करते हैं तो क्या होता है, कई ट्रांजैक्शन छूट जाते हैं, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं रहता है। वर्कर या एम्प्लॉय अपने काम को सही तरीके से करते हैं क्योंकि उनको पता है कि तुरंत उनकी गलती क्या होगी, पकड़ में आ जाएगी। तो ये सब इसके क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जैसे कि जो भी आपका नंबरिंग है उसमें किसी भी तरह का चेंज होता है, ठीक है, तो उसको आसानी से हम क्या करते हैं, गड़बड़ी को पकड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अगर मान लो किसी तरह की नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई, अब बिल में भी नंबरिंग में भी गड़बड़ी, तो उसको हम आसानी से नहीं पकड़ पाते। या कोई जानबूझ के गड़बड़ी करता है तो हर जगह एक ही तरह के नंबर होते हैं, तो उसको ढूंढना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। प्लस जो ऑडिटिंग का काम है वो क्या होता है, बार बार रुकता है, क्योंकि जो भी बिल है सारी चीज़ों को कलेक्ट करने और सही तरीके से अरेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो कंटिन्यूएशन में आपको सारे डेटा क्लियर होके नहीं मिलते हैं, उसके लिए थोड़ा आपको टाइम रखना पड़ता है। प्लस जो वर्कर है उनका मोरल क्या होता है, डाउन होता है। वो हमेशा क्या रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं
और मीन्स कई बार क्या होता है इसमें, जो ऑडिटर है वो कंटिन्यूएशन में आपके ऑफिस में आ रहा है, तो वो हो सकता है जो वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाए, तो उसका भी फिर बैड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है आपके ऑडिटिंग पे पड़ता है। इस तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। मीन्स जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं या जो भी प्रॉब्लम है तुरंत हमको पता चल जाती है, तुरंत उसे वहीं पे सॉल्व कर देते हैं, और पर्टिकुलर उसके लिए साल भर हमको वेट करना नहीं पड़ता। और साल भर वेट करेंगे तो इतने ट्रांजैक्शन हैं उसको एक बार में ऑडिटर जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये सब क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स हैं और इसके एडवांटेजेस हैं। मीन्स एडवांटेजेस भी रहते हैं और कहीं ना कुछ इसमें प्रॉब्लम भी रहते हैं, लेकिन इससे बच भी सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि जो भी आपको आप किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखती है तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। प्लस आप जैसे ही सुधारते हैं तो दूसरों को पता ना चले, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग साइन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को पता ना चले कि उसकी गलती पकड़ाई है या कुछ भी हुआ है, और वो किसी दूसरे चीज़ में उसको सुधार दे, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। फिर जो भी ऑडिटिंग का वर्क है उसको कैसा रखना चाहिए, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रखना चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ों को सही तरीके से देख परख सकें, कहीं पे कोई चीज़ छूटने की गुंजाइश ना रहे। और जो भी चीज़ है उसको अपनी डायरी में कंटिन्यूएशन में क्या करें, नोट में लिखते जाएं, क्योंकि आपको ऑडिट रिपोर्ट तो आखिर साल के आखिरी में ही बनाना है। तो आखिरी में जब रिपोर्ट बनाएंगे तो ये जितने भी पॉइंट आपने नोट करके रखे हैं वो क्या करेंगे, उस समय आपको सपोर्ट करेंगे किसमें, रिपोर्ट बनाने में, और कहीं पे भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये कौन सा था आपका, कंटिन्यूअस। अब सेकंड है एनुअल या पीरियोडिकल और फाइनल और कंप्लीट ऑडिट। ठीक है, इसके अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जनरली हम इसे क्या कहते हैं, एनुअल ऑडिट या वार्षिक अंकेक्षण। इसमें क्या करते हैं, जब हमारा अकाउंट से रिलेटेड फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है, जनरली हमारा फाइनल ईयर कब कंप्लीट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। 31 मार्च को जब हमारा सारा अकाउंट क्लियर हो जाता है, बिल बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, बैलेंस शीट बन जाता है, मीन्स टोटली उस ईयर का अकाउंट आप क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑडिटिंग का प्रोसेस चालू होता है, और ये प्रोसेस लगभग 15 दिन, महीने भर या 2 महीने में शुरू होके क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये कहाँ पे काम आता है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहती है वहाँ पे इस तरह का ऑडिटिंग सही रहता है, क्योंकि अगर वो साल भर ऑडिटर को रखेंगे, पे करेंगे, तो उनका ऑडिटिंग में यानी खर्चा बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उनका इतना काम नहीं होता है कि उनको साल भर ऑडिटिंग की ज़रूरत पड़े। वो जनरली क्या होते हैं, जो बड़े बैंक और बहुत बड़ी कंपनी जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं वहाँ पे इस तरह की कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन अगर आपका सिंगल बिजनेस है या छोटे लेवल पे बिजनेस है या जिसको आप टोटली खुद कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का ऑडिट काम आता है, जो साल के आखिरी में आप करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही कंडीशन है कि आपका टाइम सेविंग होता है, साल भर आपको ऑडिटर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 महीने, 15 दिन या जितने भी टाइम में ऑडिटर अपना काम ख़त्म करता है, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में आप क्या करते हो, उसको उसके अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। प्लस इसमें भी क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डर बना रहता है कि ऑडिटिंग होगा तो किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। प्लस इसमें भी सारी चीज़ों को पूरा चेक किया जाता है, बिल से मैच किया जाता है कि कहीं पे कुछ चीज़ छूटा तो नहीं है। हर एक चीज़ इसमें भी चेक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहली वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी, कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है, साल भर ऑडिटिंग होता है, मीन्स आप एक एक चीज़ को कंटिन्यूएशन में आपके सामने आते जाती है, आप चेक करते जाते हो, लेकिन ऐसा साल के आखिरी में जनरली पॉसिबल नहीं होता। मीन्स जितना भी आप अंदर जाके चेक करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ क्या होता है, कई बार
छूट जाता है। प्लस कई बार क्या होता है, जैसे आप अगर पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप फर्म में सबको बुलाने मीटिंग करने में कई बार इतना टाइम बीत जाता है कि उनके जो ऑडिटिंग से रिलेटेड प्रोसेस है उसको होने में लेट हो जाता है, और उसके कारण क्या होती है, जो ऑडिट रिपोर्ट आती है वो उसको आने में भी क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। यानी कई सारे प्रॉब्लम्स इसमें भी हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और रिज़ल्ट आपको वैसे ही मिलेगा जैसा कि आप चाहते हैं। मीन्स पीरियोडिकल ऑडिट में, या जो आप कह सकते हैं एनुअल ऑडिट में, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। खासकर जो छोटी कंपनी रहती है उनके लिए इसका बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है, और इससे उनको वो सारी चीज़ें ऑडिट की कंप्लीट हो जाती हैं जो वो उस समय चाहते हैं। तो इस तरह से जो एनुअल आपका ऑडिट होता है, या जिसे आप फाइनल ऑडिट कहते हैं या कंप्लीट ऑडिट आप कहते हैं, ये आपके लिए इकोनॉमिकल भी होती है, सेविंग ऑफ टाइम भी होती है, फिर वर्क की कंटिन्यूटी भी बनाई रखती है, और जो फाइनली आपको रिपोर्ट जो चाहिए रहती है ऑडिट से रिलेटेड, वो आपको आसानी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं कि डीप चेकिंग वगैरह नहीं होती है। फिर उसके बाद जो डेली ऑडिटिंग होता है उससे ये थोड़ा क्या होता है, कम इफ़ेक्टिव होता है। फिर भी आपके वर्कर वगैरह को कंट्रोल करने में ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए इस तरह का ऑडिट आपके लिए क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल देता है, और आप वही फ़ायदा उठा सकते हैं जो बाकी के ऑडिट में आपको मिलता है। मीन्स ऑडिट की कंडीशन आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ या वर्क कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑडिट कराएंगे तो रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटरिम ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण। इसमें क्या किया जाता है, इसे भी जनरली क्या किया कहा जाता है, एनुअल आपका जो ऑडिट है जस्ट वैसा ही रहता है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा क्या रहता है, अलग रहता है। ठीक है, इसका जनरली रिलेशन होता है जो डिविडेंड है उसको, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह का ऑडिट क्या किया जाता है, जनरली किया जाता है। अब इसमें क्या रहता है, हर बार इसको कराएं ये ज़रूरी नहीं है। ये कंपनी खुद क्या करती है, अपने जो भी ऑब्जेक्ट है या गोल है उसको पूरा करने के लिए इस तरह के ऑडिट करवाती है, और इसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि कंपनी की एक्चुअल कंडीशन का एनालिसिस करना, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट का एनालिसिस करना, और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि पर्टिकुलर जो डिविडेंड है उसका अमाउंट क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, जनरली ये एनालिसिस करते हैं कि इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट आपको किस बेस पे करना है। फिर इसमें हमको सपोर्ट मिलता है टैक्स प्लानिंग में। फिर इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एरर और फ्रॉड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटरिम ऑडिट का एक और फ़ायदा मेन ये होता है कि हम ऑडिट के लिए, मीन्स जो साल के आखिरी में आपका ऑडिट होने वाला है उसके लिए आप पहले से पूरी तरह से क्या रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। मीन्स आपकी गलतियाँ मिल जाती हैं, फ्रॉड मिल जाते हैं, डिविडेंड आपको पता रहता है, टैक्स अमाउंट पता रहता है, जो भी गलतियाँ होती हैं उसको आप सुधार सकते हैं, फ्रॉड को रोक सकते हैं, जिससे कि जो आपकी रिपोर्ट रहेगी वो रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगी, क्लियर मिलेगी, और आपका जो गुडविल है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरिम ऑडिट के बेनिफिट्स हैं। इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जो कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट होते हैं या मैनेजर लेवल के जो पर्सन होते हैं वही लोग ग्रुप में मिलके इस तरह का ऑडिट करते हैं। तो कई बार वो लोग, अगर वो लोग सही हुए तो आपको रिज़ल्ट सही मिलेगा, और वो लोग गलत हुए तो आपको रिज़ल्ट टोटली क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। लेकिन जब एक्चुअल ऑडिट होगा तो ये सारी गलतियाँ आसानी से क्या हो जाएंगी, पकड़ में आ जाएंगी। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह से गलती छुपाई है कि उसे ढूंढना पॉसिबल नहीं है, और ख़ासकर ऑडिटर को फोकस में रखकर इस तरह की गलतियां छुपाई हैं, तो उस कंडीशन में ऑडिटर भी इन सारी कंडीशन को सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जनरली किस लिए करते हैं,
जनरली जो कंपनी होती है उस कंपनी में कई बार क्या होता है, मेनली जो भी कॉस्ट से रिलेटेड खर्चा होता है वही क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन का एनालिसिस करता है। मीन्स इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का नॉलेज होता है, प्लस उसकी क्वालिटी किस तरह से इंक्रीज़ करें प्रोडक्ट की, इसका नॉलेज होता है। कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें इसका हमको एनालिसिस होता है। वर्कर को कैसे एफिशिएंट करें, इन सारी चीज़ों का। प्लस जो आपका स्क्रैप निकलता है उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, हर एक चीज़ का एनालिसिस आप इसमें के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इस तरह का ऑडिट हम कई बार करवाते हैं। लेकिन इसका भी जो डिसएडवांटेजेस इसका क्या है, मैनेजमेंट अगर सपोर्टिव है तो आपको रिज़ल्ट सही मिलेंगे, मैनेजमेंट अगर सपोर्टिव नहीं है तो आपको कभी भी इसका रिज़ल्ट सही नहीं मिलेगा। फिर ये भी क्या होता है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है। मीन्स आपका जो इकोनॉमिक बर्डन है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट जनरली इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट जनरली जो है टोटली नया वर्ड है और यहाँ पे अभी अभी ये आया है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में भी जहाँ इस तरह के ऑडिट होते हैं वहाँ का मैनेजमेंट क्या करता है, इसको सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि एक तो मैनेजमेंट का जो भी डिसएडवांटेजेस हैं या गलतियाँ हैं ढूंढना है वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा आपका क्या होता है, ऑडिट का खर्चा बढ़ता है। तो कई बार क्या होता है, हमको इससे प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन इसके डर से जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम करती है, सही तरीके से कंट्रोलिंग करती है, जिससे कि हमको रिज़ल्ट जो है वो कैसा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिलता है। नेक्स्ट होता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, टैक्स से रिलेटेड जो भी मान लो आपका सेल कितना हुआ, सेल का टर्नओवर कितना है, रिसिप्ट क्या है, ये सारी चीज़ों का आप एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, जो इनकम टैक्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑडिटिंग कराते हो, जिससे कि आपको कंफर्म पता चल सके कि आपका पर्टिकुलर प्रॉफिट कितना है और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स कितना पे करना है। तो ये भी क्या है, एक तरह का ऑडिट है, इसे भी आप करा सकते हो। इसके भी डिसएडवांटेजेस यही है कि ये भी सिर्फ क्या करता है, एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है। सोशल ऑडिट आजकल कंपलसरी कर दिया गया है, पहले इसे कंपलसरी नहीं करते थे। मीन्स अभी की कंडीशन में क्या है कि जितना आप अपना प्रॉफिट अर्न करते हो उसका कुछ परसेंट आपको किस में खर्च करना है, सोशल वर्क में खर्च करना है। ये सोशल वर्क क्या हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में क्या होता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड देना, ग्रेजुइटी देना, बोनस देना, इंश्योरेंस की फैसिलिटी देना। फिर उसके बाद जो भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको रहने की सुविधा, मेडिकल की फैसिलिटी, फिर उसके बाद कैंटीन की फैसिलिटी, प्रमोशन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। प्लस इन्वायरमेंट जो भी आपके वर्क प्लेस है उसका अच्छा रखना, और भी बहुत सारी लीगल इलीगल सारी कंडीशन को सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पूरा करना, जिससे कि कहीं पे किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, इंटरनल में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल मीन्स जिस सोसाइटी के में आप रह के इतना बिजनेस कर रहे हो और अपना ग्रोथ कर रहे हो, उस सोसाइटी के लिए कुछ करना, जैसे कि सड़कें डेवलप करना, पार्क, खेल के मैदान, पीने की पानी, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करना। इस तरह से अलग अलग आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर सकते हो। तो इस पे आप कितना खर्च करते हैं उससे रिलेटेड ऑडिट की भी कंडीशन क्या होती है, अप्लाई होती है, और उसको भी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंटल ऑडिट। इन्वायरमेंट ऑडिट में ऑडिट किया जाता है कि आप जो मशीन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ज़्यादा पॉल्यूशन तो इंक्रीज़ नहीं करती, पॉल्यूशन लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग आप हर एक चीज़ को लेवल में रखते हैं कि नहीं। मीन्स जो आपका धुएँ वाली पाइप है उसका साइज़ जितना रखना चाहिए उतना आपने रखा है कि नहीं रखा है। प्लस और भी जो टेक्निक है वो बहुत पुरानी तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्निक क्या करना, यूज़ करना, जिससे पॉल्यूशन को रोकने में
सपोर्ट मिले। प्लस जो आपके प्लांट से जितने भी पानी वगैरह निकलते हैं उसको आप सीधे बहा देते हैं केमिकल वाले वाटर को, या फिर आप उसको रिसाइकिल करके फिर उसे बाहर भेजते हैं। प्लस वहाँ से निकलने वाले जितने भी आपके सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं उसका मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, उसे कैसे यूज़ करते हो या कहाँ पे उसका को डंप करते हो, ये सारी चीज़ों का ऑडिट इसमें होता है। फिर नेक्स्ट होता है कैश ऑडिट। कैश ऑडिट में जनरली जो कैश बुक है उसका ऑडिट किया जाता है। मीन्स जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन ज़्यादातर किस में होते हैं, कैश में, यानी जहाँ सेल्स और परचेस कंटिन्यूएशन में होता है वहाँ पे लोग क्या रखते हैं, कैश बुक रहते हैं। तो इस तरह की कैश बुक को भी आप क्या करते हैं, कई बार ऑडिट कराते हैं जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी हो तो उसे आसानी से पकड़ सके। क्योंकि जहाँ पे कैश बुक का काम होता है मीन्स कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा इधर उधर होता है, वहाँ पे कैश के मीन्स से रिलेटेड फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करने में और प्रॉपर इम्पॉर्टेंट जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं और इनकम के सोर्सेस हैं उसका सही सही नॉलेज लेने के लिए ये आपके लिए क्या करते हैं, सपोर्टिव रहते हैं। ठीक है। फिर इसका क्या है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर बुक में ही उसको छुपा दिया जाए या इस तरह का ट्रांजैक्शन डाल दिया जाए जिससे कि आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, या उससे ही मैच करता हुआ बिल भी उसमें डाल दी, तो इस तरह की गड़बड़ी को आपके लिए पकड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट जनरली किया जाता है किसके लिए, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं वर्कर या एम्प्लॉय, उनकी एफिशिएंसी को समझने के लिए। मीन्स उसके थ्रू हम ये एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा वर्क एरिया है वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं वो सही तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हालांकि अभी तक इस तरह का ऑडिट होता नहीं है क्योंकि हम किसी भी ह्यूमन कैपेसिटी को किसी तरह से ऑडिट के थ्रू खासकर एनालिसिस उसका नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस तरह का ऑडिट पढ़ने में है, एक्चुअल में इस तरह की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट से रिलेटेड जो ऑडिट होता है उसमें क्या किया जाता है, जो बैलेंस शीट है उसमें जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो एसेट्स हैं दोनों को प्रॉपर चेक किया जाता है कि जितनी लाइबिलिटी दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में है कि नहीं, और जितने एसेट्स दिखाए जा रहे हैं और जिस रेट के दिखाए जा रहे हैं एक्चुअल में वो उस लेवल के हैं कि नहीं। मीन्स इनका वेरिफिकेशन वैल्यूएशन हर एक चीज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर एनालिसिस किया जाता है कि आपने बैलेंस शीट में जो सारी चीज़ें दिखाई हैं वो सही है कि नहीं दिखाई है। प्लस आपका शेयर का रेट, इन्वेस्टमेंट के जो कंडीशन है या डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें हर एक चीज़ को सही तरीके से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। लैंड बिल्डिंग इससे रिलेटेड पेपर पूरे चेक किए जाते हैं, और जितने लैंड बिल्डिंग मशीन या दूसरी चीज़ें दिखा रहे हैं एक्चुअल में आपके पास है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों का टोटल क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और उसके थ्रू चेक किया जाता है कि आपका जो बैलेंस शीट दिखाए आप जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है। ठीक है। तो ये किसका है, बैलेंस शीट का ऑडिट। उसके बाद है डिटेल्ड ऑडिट। डिटेल्ड ऑडिट में जनरली हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल में ऑडिट करते हैं। मीन्स हर एक लेन देन को पूरे गहराई से हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो इस तरह की जब एक एक चीज़ों को हम चेक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिटेल्ड ऑडिट। फिर उसके बाद होता है करंट ऑडिट। कनकरेक्ट ऑडिट। कनकरेक्ट ऑडिट किससे रिलेटेड होता है, ये जनरली होता है बैंकों में। बैंक में मीन्स बैंक में कैसा रहता है, आप प्रॉपर फॉर्मेट भरते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपके पास होता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन को देखा जाता है कि जितना बैंक में अमाउंट आ रहा है या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो सारे ट्रांजैक्शन के पेपर हैं वो उससे मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, पता चलता है कि बैंक का कोई वर्कर या एम्प्लॉय किसी गलत तरह के काम को तो नहीं कर रहा। मीन्स जो आम पब्लिक है अपना सेविंग वहाँ पे डाल रही है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की ऑडिट को हम क्या बोलते हैं, कनकरेक्ट ऑडिट।
फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट में हम क्या करते हैं, जैसे मैं बताई थी अभी डिटेल्ड ऑडिट जिसमें सारी चीज़ें चेक करते हैं, वैसे ही कंप्लीट ऑडिट में भी क्या करते हैं, पूरी चीज़ों को चेक किया जाता है। और मीन्स इवन एक एक जितने लेनदार या देनदार होते हैं उनसे भी प्रॉपर फ़ोन से बात करके या फिर लेटर के थ्रू उनसे भी एनालिसिस किया जाता है कि आपने सारी चीज़ें जितना आप बता रहे हैं उतना अमाउंट का आपका लेनदारी या देनदारी है या नहीं है। हालांकि ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। इसका फ़ायदा क्या मिलता है कि छोटी से छोटी भी गलतियों को हम आसानी से पकड़ लेते हैं, छोटे से छोटे फ्रॉड को भी हम आसानी से कैप्चर कर लेते हैं, और जो एम्प्लॉय हैं उनका जो वर्क है सिस्टमेटिक हो जाता है। जो आपके बिज़नेस के ओनर हैं वो ज़्यादा आप पे विश्वास करने लगते हैं और आपकी गुडविल क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, टाइम बहुत लगता है, फिर पैसे भी ज़्यादा खर्चे होंगे और इतना बारीकी से जांच कोई भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट